हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 1 2 3 95 जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का इसमें डिस्कशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच आर्टिकल। इसमें बोल रहे हैं कि जो 2011 का 97 नंबर का अमेंडमेंट था, इसको अमेंड किया गया था बाय विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 19(1)(c) एंड 43(b) को अमेंड करके लाया गया था थ्रू द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ओके, और ये इंक्लूड करता है न्यू स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल नंबर 43(b). इट इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन, इसके थ्रू एक सेक्शन भी इंसर्ट हुआ था, तो ये 9(b) हुआ था टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नाम था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो आर्टिकल नंबर 243(zh) टू 243(zt). ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि द 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 हैज़ बीन अमेंडेड बाय विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, in which article is it written that a person can approach the Supreme Court for violation of fundamental rights। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो इसमें रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस। Under the Article of 32, the Parliament can also entrust any other court to exercise the power of the Supreme Court, provided that it is within in its jurisdiction। और ये जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसके रिट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें 5 टाइप्स ऑफ रिट, और इसको सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने कहा है। 5 टाइप्स ऑफ रिट अगर हम बात करें तो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, को वारंटो। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 इज कोऑर्डिनेटेड विथ हूम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होता है आर्टिकल 123 में होता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स तक रहता है ये जो, या फिर 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, और प्रेसिडेंट ये इशू करते हैं फॉर ओनली दोज मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। और अगर हम बात करें कि मोस्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस किस प्रेसिडेंट ने इशू किए थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये आपको नाम ध्यान में रख लेना है। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो उसका आर्टिकल कौन सा है ऑर्डिनेंस का, तो 213 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और 123 किससे एसोसिएटेड है, तो प्रेसिडेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज आर्टिकल 97 टॉक्स अबाउट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन सैलरीज अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। तो जो पार्लियामेंट में काम करते हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस को इंक्रीज़ करें, आर्टिकल 97 में ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 97 के बारे में बात करें तो इसमें चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इन सभी की जो भी DA TA ये सभी चीज़ें अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 97 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वॉज एडेड अंडर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, 97th का जो अमेंडमेंट आया था 2011 में, इससे आर्टिकल नंबर 43(b) को ऐड ऑन किया गया था। ये डील करता है विद द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन। आर्टिकल 43(b) इसको इंसर्ट किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। 97th नंबर का ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ओके, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की अपॉइंटमेंट का उल्लेख किया गया है। ये पार्ट नंबर 6 में आता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, पार्ट नंबर 6 में आता है। और अपॉइंटमेंट ये मेंशन है किसमें, आर्टिकल 155 में। और आर्टिकल 153 में क्या होता है, तो ये कहता है कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट के पास में गवर्नर होगा। और ये 155 में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे गवर्नर। ओके, गवर्नर ये जो होता है ना, ये डुअल कैपेसिटी रखता है और ये स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इज़ अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटी, और ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ब्रिज का काम कौन करता है, तो गवर्नर काम करता है, राज्यपाल। What is discussed in Article 31A of the Indian Constitution? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो भी प्रॉपर्टी राइट्स है आर्टिकल नंबर 31A, ये सब क्लॉज 1A में मेंशनड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि देखिए आर्टिकल 31A, आपको बेसिकली बस ये ध्यान में रख लेना है 31A, इसको ऐड ऑन किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, एंड फर्दर इसको अमेंड किया गया 4th, 17th, 44th अमेंडमेंट्स के थ्रू। और अगर हम बात करें आर्टिकल 31A, ये प्रोटेक्ट करता है 5 टाइप्स ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड रिजेक्टेड फॉर वायलेटिंग द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो 31A में किसकी चर्चा की गई है, प्रॉपर्टी राइट्स की चर्चा की गई है। ओके, According to which of the following constitutional articles in India does the government need to present the estimated recipients and expenditures before the parliament? तो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं जिसमें सरकार को अनुमानित प्राप्तियों, यानी कि जो एस्टिमेटेड रिसीट है एंड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको पार्लियामेंट यानी संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। आर्टिकल नंबर जो 112 है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये शो करता है जो भी रिसिट्स होते हैं, पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अंडर द 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट, तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड ये संचित निधि होता है, मतलब ये जमा करके रखते हैं, कलेक्ट करके। कंटीजेंसी आकस्मिक होता है, सडनली अगर काम पड़ गया, ये पब्लिक अकाउंट होता है। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि आर्टिकल नंबर 112 में बजट और वी कैन से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 93। तो आर्टिकल नंबर जो 93 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। इसको हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब रखी गई, तो 17 अप्रैल 1952 में। टर्म लिमिट क्या है, 5 ईयर्स। करंट स्पीकर ओम बिरला, और करंट डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करें तो ये करंट डेप्यूटी स्पीकर कोई भी नहीं है, वैकेंट है। ओके, लोकसभा ये क्या है, ये लोअर हाउस है। ठीक है, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बाई कैमरल पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, तो लोकसभा ये हाउस ऑफ पीपल है, ये लोअर हाउस है। लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है, यानी कि फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये डिसॉल्व भी किया जा सकता है अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर हम बात करिए जो मैक्सिमम लिमिट है तो 550 है। ओके, 530 मेंबर्स जो होते हैं ये स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स इसमें कहाँ से आते हैं, तो ये यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि 530 जो मेंबर्स होते हैं 550 में से ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 20 मेंबर्स कितने आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ओके, तो फर्स्ट लोकसभा, कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं लोकसभा के। तो फर्स्ट लोकसभा वॉज कंस्टिट्यूटेड on 17th of April 1952 after India's first general elections. First session of the Lok Sabha commenced on 13th of May 1952. The first Lok Sabha lasted its full tenure of 5 years and was dissolved on 4th of April 1957. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। फर्स्ट लोकसभा पीरियड के बारे में बात करें 13th of May 1952 टू 4th of April 1957। फर्स्ट अगर हम स्पीकर की बात करें तो GV मावलंकर, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर श्री M.A. अयंगर, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात करें श्री M.N. कौल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है अबाउट लोकसभा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग
the government of India is providing Ayushman Bharat Yojana, a health scheme. This type of government efforts falls under dash of the directive principles of state policy. तो जो DPSP होते हैं ना वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं, यानी पीपल के वेलफेयर के लिए होते हैं DPSP, जो भी हमारे आर्टिकल हैं 36 to 51. ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो आर्टिकल नंबर 47 है ना, इसके ही तहत जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रोवाइड करती है आयुष्मान भारत योजना हमारी वेलफेयर के लिए, जो कि हमारी हेल्थ स्कीम है. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर अगर हम 45 की बात करें तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीमेंट ऑफ, ये जो अर्ली एजुकेशन होता है ना ECCE, यही आर्टिकल नंबर 45 में है. आर्टिकल नंबर 46 में क्या है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो ये जो भी पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें जो वीकर सेगमेंट होता है ऑफ द पॉपुलेशन, जिनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनमें अटेंशन दी जाती है ये स्टेट के द्वारा. तो आर्टिकल नंबर 46 में है. आर्टिकल नंबर जो 48 है ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आर्टिकल नंबर जो 47 है ना, ये हमारे पोषण से, हमारे जो भी विकास डेवलपमेंट से आधारित है, पोषण यानी न्यूट्रिशन टाइप. तो इसमें हेल्थ स्कीम आती है आयुष्मान भारत योजना. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है. क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. सोशलिस्टिक जो है वो उसमें 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 आते हैं. तो जो अभी हमने देखा 47 नंबर का आर्टिकल, ये आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में. गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो गांधी जी के अनुसार कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, तो आर्टिकल नंबर 40 जिसमें ग्राम पंचायत है, 43, 43B, 46, 47 एंड 48. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है. देखिए 47 इसमें भी है एंड 47 देखिए इसमें भी है. दोनों ही क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स भी है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल भी है. और अगर हम बात करें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की, तो 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिटी. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20. तो आर्टिकल नंबर जो 20 है ना, इसमें हमें प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट डबल जियोपैरिटी, यानी एक ही क्रिमिनल, यानी जो क्रिमिनल है एक ही क्राइम के लिए डबल टाइम्स उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती. तो आर्टिकल नंबर 20 में ये चीज़ मेंशन की गई है, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. आर्टिकल नंबर 21 क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है. आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन इसमें है. आर्टिकल 22 क्या है, तो 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी कि विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना है. इन सभी की चीज़ जो भी है आर्टिकल 22 में है. ठीक है, तो ये किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनके जो भी राइट्स होते हैं वो आर्टिकल 22 में मेंशन किए गए हैं. आर्टिकल जो 23 है ना, ये प्रोहिबिशन करता ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिशन है ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. जो भी बच्चे 14 ईयर से एबव हैं तो उनके लिए तो ओके है, बट 14 ईयर से बिलो एज वाले उनका प्रोहिबिशन है ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओके इन फैक्ट्रीज. आर्टिकल 21A अभी हमने डिस्कस भी किया था कि राइट टू एजुकेशन है. इसमें 6 to 14 ईयर्स ओल्ड जितने भी बच्चे हैं उनको राइट टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. और हमारे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में RTE एक्ट के थ्रू, जो कि 1 अप्रैल 2010 से केम ऑन इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that the allocation of seats in the Council of States to be fulfilled by representatives of the state and the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule. तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन सा ऐसा संविधान में अनुच्छेद है वो कहता है कि राज्यों की परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों का आवंटन चौथे में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. आपको एक ट्रिक पता होगी, सरला. ठीक है, सरला में क्या होता है, ये आर्टिकल नंबर 79 में संसद है यानी पार्लियामेंट है. आर्टिकल नंबर 80 में क्या है, राज्यसभा है. ठीक है, और ल से
ये हो जाता है लोकसभा। तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद या पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 80 में क्या है, राज्यसभा है, आर्टिकल नंबर 81 में क्या है, तो ये लोकसभा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल नंबर 80 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा दैट इज 250, ठीक है, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, एंड ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम बात करें जो प्रेजेंट टाइम में है तो हमारा 245 है, ठीक है, 250 नहीं है, 245 है हमारा प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा का स्ट्रेंथ। 233 इसमें आते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड इसमें 12 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ओके। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि राज्यों के परिषद में यानी द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फुलफिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड of the union territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule। तो ये 4th schedule में है आर्टिकल नंबर 80, ओके। आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है। ऑल्सो द 5 आर्टिकल्स 15, 29(2), 15(3), 46, 29(1) ये सभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Which of the following articles of the Indian Constitution is related to the directive principles of state policy? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 36 to 51, और ये पार्ट नंबर 4 में आता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे DPSP 4 लेटर्स है ना, एज इट इज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि 4 लेटर्स ये ही पार्ट नंबर 4 में आएगा, और ये आर्टिकल नंबर 36 to 51 में आएगा। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, विच हैड कॉपीटेड फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड ने स्पेनिश से स्पेन यानी मैड्रिड जिसकी कैपिटल है वहाँ से कॉपी किया, फिर आयरलैंड से हमने लिया इसको, ठीक है। आर्टिकल 239 डील्स विद द, आर्टिकल नंबर जो 239 है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट है। इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आर्टिकल 239 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर वेर ही एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस एज सच एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 239 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कंसर्निंग दिल्ली फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 69th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 में, तो इससे क्या हो गया था कि प्रोविजनल जो कंसर्निंग दी गई थी, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था दिल्ली के लिए। आर्टिकल 239 में ये चीज़ मेंशन की गई है 69th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली शैल बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी तो ये हमारी है दिल्ली। तो ये 69th नंबर के अमेंडमेंट से आया था 239 में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 to 22 ये सभी क्या है, अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आर्टिकल 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 20 में क्या दिया गया है, अभी हमने इसको देखा था कि जो नो डबल जियोपैरिडी यानी एक ही क्राइम के लिए डबल टाइम्स नो पनिशमेंट, तो इस टाइप के जो प्रोटेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस ये 20 में दिए गए हैं। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, मेनी अदर आर्टिकल्स आर इन द 21 आर्टिकल। 21A में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, 3 to 6 ईयर्स के लिए। 22 में क्या है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया या डिटेंशन में रखा गया इन सर्टेन केसेस तो आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन रखी जाएगी। तो इस तरीके के हैं आर्टिकल नंबर 19 to 22, ये सभी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। डैश इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50, ओके। ट्रिक अगर हम कर लें तो 50-50 यानी सेपरेटेड है, कैसे, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड है आर्टिकल नंबर 50 में। और आर्टिकल नंबर 70 के बारे में बात करें,
ठीक है। तो ये रिलेटेड है टू द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज। तो आकस्मिक यानी कुछ अचानक से सडन कुछ हैपन हो जाए तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 30 में क्या है, रिलेटेड है टू द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये माइनॉरिटीज़ के हक में है कि वो स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। आर्टिकल नंबर 90 में क्या है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये इसमें वेकेशन और रेजिग्नेशन वगैरह रिमूवल वगैरह दी गई है आर्टिकल नंबर 90 में। आर्टिकल नंबर 50 क्या है, तो ये सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। Which of the following articles of the Constitution of India deals with the provision with respect to the Consolidated Fund of India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 266। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये कंटेन करता है आर्टिकल नंबर 266 में ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें होते हैं लोन्स रेज्ड बाय ट्रेजरी बिल्स मीन्स ऑफ एडवांसेस, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये सभी किस में आते हैं, कंसोलिडेटेड यानी संचित निधि में आते हैं। आर्टिकल 245 to 255 इन पार्ट नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर किस में आते हैं, 245 to 255, ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी विधायी शक्तियाँ हैं, इसमें रिलेशंस हैं, संबंध है, विधायी संबंध है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ये भाग नंबर 11 में आता है। ठीक है, विच ऑफ द following articles of the Constitution of India has a provision of for the constitution of legislatures in states? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 168। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 168 है इसमें राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रोविज़न किया गया है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविज़न है 163 में, अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, 164 में है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 167 में ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इसमें कंसिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड द एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट। तो 52 to 78 में ये सभी आते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी आर्टिकल नंबर 52 to 78 में आते हैं। और कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। तो आर्टिकल नंबर जो 371G है ना, ये मिजोरम के लिए है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिजोरम के लिए है। अदरवाइज यहाँ पे 371 से लेके 371J तक यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से अदर स्टेट के लिए कुछ स्पेशल मैटर दिए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें 371 वाला जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है, ए वाला किसके लिए है, नागालैंड के लिए है, फिर है असम के लिए, सी वाला है मणिपुर के लिए, और डी वाला है तेलंगाना के लिए, ई वाला है आंध्र प्रदेश के लिए, एफ वाला है सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविज़न, और ये जो ई वाला है ना, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन आंध्र प्रदेश, तो इस चीज़ के लिए है। ठीक है, बाकी सभी में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ। तो एफ में हो जाएगा सिक्किम, जी में हो जाएगा मिज़ोरम, और एच में हो जाएगा प्रदेश, ये जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, आई में हो जाएगा गोवा के लिए, कर्नाटका के लिए हो जाएगा जे में। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। ए में नागालैंड के लिए, तो 371G किसके लिए है, मिज़ोरम के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 79 to 122। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट आर्टिकल नंबर 79 to 122। ये जो चैप्टर है पार्ट नंबर 5 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात की गई। अभी हमने सरला ट्रिक देखा था ना, तो सरला स से संसद यानी कि स से पार्लियामेंट, तो ये 79 में है। आर्टिकल 99 में क्या है, ये ओथ एंड अफर्मेशन है बाय द मेंबर्स। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है, मनी बिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23।
तो आर्टिकल नंबर जो 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 में, ये आपको ध्यान में रख लेना है। Which of the following articles provided that an interstate council can be formed by a presidential order? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 263, ठीक है। तो अगर हम बात करें 263 के बारे में, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल है जो कि फॉर्म किया जाता है बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो इफ़ whenever it appears to the president that the public interest would be served by the foundation of a chamber। इसकी स्थापना कब रखी गई थी? 28 मई 1990 में। और ये 263 है, ये अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन की बात करता है 263 में। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? तो आर्टिकल नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी विल बी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अरेस्ट एंड डिटेंशन इंसर्टेड इन केस इन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1954 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, बट हालांकि ये ख़त्म हो चुका है 2019 में। आर्टिकल 370 और 35A इसको डिमोलिश कर दिया गया है। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स डील्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे? तो 51A इसमें मेंशन है, 51A के ए में, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ही ये मेंशन है। हमारा जो 11 मूल कर्तव्य है ना, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उसी में है हमारे नेशनल एंथम, इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में हमारे नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। और ये फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ओके। कंपोज किया गया था बाय पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें तो ये 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया था 1947 में, ठीक है। और नेशनल एंथम ऑफ द इंडियन यूनियन वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। तो नेशनल एंथम इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। और अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पास किया गया था या अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली 26 नवंबर 1949 में। और इसको केम ऑन फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ? तो 1950, 26 जनवरी, ओके। द यूनियन बजट ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमने देखा था 112 में ही ये चीज़ें मेंशन है। 6 स्टेजेस है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ये सभी चीज़ें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इसको हम इन अनदर वर्ड्स अगर हम बजट कहें तो 112 आर्टिकल नंबर 112 में ये चीज़ मेंशन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटीज़ ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैग की, तो आर्टिकल नंबर 148 में आता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंजॉय द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इक्वल्स टू CAG। ये जो CAG है ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये सबमिट करते हैं अपना रेजिग्नेशन भी टू द प्रेसिडेंट। ये होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को, टर्म को 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज विच एवर इज़ अर्लियर। और ये ऑडिट करते हैं हमारे इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। इनको हम कहते हैं ईयर्स एंड आइज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। कैग को कहते हैं ईयर्स एंड आइज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। प्रेजेंट टाइम में जो कैग है वो संजय मूर्ति हैं। फर्स्ट जो कैग ऑफ इंडिया थे V नरहरि राव थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, आर्टिकल 148, ओके। फिर अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 148, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग है। आर्टिकल 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 151 तो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन विच ओरिजिनली हैड डैश आर्टिकल्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 395। ठीक है, 395 आर्टिकल्स रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे, एट दैट टाइम जब ये ओरिजिनली फाउंड हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स रहे थे जब ये ओरिजिनली आया था 26 जनवरी 1950 में। द आर्टिकल्स हैव नाउ बीन इंक्रीज्ड टू 448 आफ्टर मेनी अमेंडमेंट्स। ओके, ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू डैश द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd constitutional amendment and inserted secular, socialist and integrity in the preamble of the constitution। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल जो 368 है इसमें अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ये 20 में है, साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया है। एक इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की नीड होती है, द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। इनके द्वारा ही ये अमेंडमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। तो जो हमारा 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, इसमें हमारे प्रियम्बल यानी हमारी प्रस्तावना में इंक्लूड किए गए थे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को। ठीक है, ये आर्टिकल 368 में ये जो प्रावधान है, प्रोविज़न है ऑफ अमेंडमेंट, ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सभी बेसिस पे, इन सभी ग्राउंड्स पे नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये आर्टिकल 15 में मैंशनड है। विच आर्टिकल अबॉलिशेस टाइटल्स अदर दैन मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। तो उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल नंबर 18 में मैंशनड है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, ये सभी चीज़ें इसमें मैंशनड है। तो अदर दैन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़ के आर्टिकल नंबर 18 में मैंशनड है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। In which of the following articles laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights is mentioned। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 13 में। तो आर्टिकल नंबर जो 13 है इज द ओनली ऑप्शन दैट डायरेक्टली मेंशंस लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून आर्टिकल नंबर 13 में है। Which of the following articles of the Indian Constitution provides for a bicameral Parliament of India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 79। तो आर्टिकल नंबर जो 79 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडीड इस्टेब्लिश द बाईकैमरल नेचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये राज्यसभा। तो ये किस में है? आर्टिकल नंबर 79 में ऐसे मैंशनड है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग Articles of Indian Constitution describes the details for new state formation, alteration of boundaries etc। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। तो जैसे तेलंगाना का है, फॉर्मेशन हुआ न्यू स्टेट, अल्टरेशन हुआ बाउंड्रीज वगैरह, तो ये आर्टिकल नंबर 3 में मैंशन है। अगर हम एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 2 में मैंशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये सभी आर्टिकल नंबर 3 में है। बट अगर किसी दूसरे कंट्री से हम अगर एडमिशन दे रहे हैं किसी भी स्टेट को, आर्टिकल नंबर 2 में मैंशनड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? करेक्ट आंसर जाएगा 167। ठीक है, तो 167 में क्या है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब करता है चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ को। ओके, ये आपको ध्यान में रख लेना है। 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स? तो दोनों को ही अवेलेबल है ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये फंडामेंटल राइट्स है, अवेलेबल है टू बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। ओके, आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम आर्टिकल 27 की, तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। आर्टिकल 28 में क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इससे फ्रीडम है आर्टिकल 27 में। और 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, जो कि बोथ
यानी कि अंग्रेजों और इंडियंस दोनों को ही अवेलेबल है, आर्टिकल 26 में है, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 28 की, तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। तो आर्टिकल नंबर जो 17 है ये डील करता है विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है कि यानी छुआछूत, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आर्टिकल नंबर जो 14 to 18 है ना, ये राइट टू इक्वालिटी इसके अंदर आती है। अंडर विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट इश्यूड रिट इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 226, ठीक है। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 वॉज एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि ये जो आर्टिकल है हाई कोर्ट इशू करता है रिट को 226, और सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है रिट को वो आर्टिकल नंबर 32 यानी 32, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आर्टिकल्स आर एसोसिएटेड विथ पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये इलेक्शन कमीशन 324 to 329। इसमें क्या आता है? पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शंस वगैरह। तो आर्टिकल नंबर 324 to 329। पार्ट नंबर अगर 12 के बारे में बात करें तो 264 to 300A है। ये डील करता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स, एनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये 280 में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 15 की, तो 324 to 329A में आता है, डील करता है विद द इलेक्शंस या इलेक्शन कमीशन। ये पार्ट नंबर है जो 16, ठीक है। पार्ट नंबर 16 में क्या आता है? आर्टिकल नंबर 330 to 342 है। इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेशंस। और अगर हम बात करें 342 to 351 है, ये पार्ट नंबर 17 में है, ये रिलेटेड है टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। तो पार्ट नंबर 15 यहाँ पूछी गई थी, तो 324 to 329। विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51A। तो 51A है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट करता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51B है, स्टेट शैल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है, इस तरीके से। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 एंड 21 को छोड़ के आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 ड्यूरिंग अ ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ओके। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या करता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन इसके अगेंस्ट रहता है। डबल जियो पैरिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये प्रोटेक्शन है इसमें। 21 में क्या है? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ गो टू मेक पर्सनस लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। तो ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 में है। दीज आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। Which of the following articles mentions about the appropriation bills in the state legislature? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 204। तो आर्टिकल नंबर जो 204 है ये स्टेट करता है अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम आर्टिकल नंबर 203 की बात करें, ये स्टेट करता है अबाउट द प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग द एस्टिमेट। 201 की बात करें तो स्टेट करता है अबाउट द बिल जो कि रिजर्व किए जाते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये 201 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। तो आर्टिकल नंबर जो 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि मेंटेन किया जाता है बाय द स्टेट और रिसीविंग ए आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ देम। इनके ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओके। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 29 में मेंशन है कि इंश्योर किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड माइनॉरिटीज़, जो कि अल्पसंख्यक हैं उनके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स एंड कितने शेड्यूल्स होते थे? 8 शेड्यूल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 में, बट इफेक्टिव आया था ये 26 जनवरी 1950 से। 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली और 8 शेड्यूल थे,
और प्रेजेंटली अभी 448 है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इसको इंग्लिश में लिखा गया था। और बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं इनको। Which article of the Constitution of India directs the state to provide public assistance to its citizens in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of its economic capacity and development? तो भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 41 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेट करता है दैट द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो ये आर्टिकल नंबर 36 to 51 है। पार्ट नंबर ये 4 में आता है और इनको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि ये उल्लेख करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 39B। तो देखिए 39A में क्या है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है सिक्योर करता है दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हम जीवन यापन कर सकें, ये आर्टिकल नंबर 39A में है। 39B में क्या है, द स्टेट जो कि है ये डायरेक्टली अगर हम बात करें ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि जिससे कि आम जन की पूर्ति हो सके, उनके हित की, कॉमन गुड्स। ओके, 39B में है। विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो आर्टिकल नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The state shall take steps to organize village panchayat. It also endues them with such powers and authority. Okay. Which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspended even during an emergency? Correct answer इसका हो जाएगा 20 and 21, ये हमने already discuss कर लिया है। Which of the following articles states that the Prime Minister should be appointed by the President? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 75। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा कहता है? तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये पार्ट नंबर 5 में इस तरीके का आता है। तो आर्टिकल 75 है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 75(1) में है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हेड कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? तो ये प्राइम मिनिस्टर होगा, 75(1) में आता है। 75(3) में आता है द काउंसिल मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, 75(3) में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75(2) में आता है प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा और इफ ही रिजाइंस। 75(3) में आता है द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। ठीक है, 75(3) इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, 75(3). विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हालांकि इनको अब खत्म कर दिया गया है, तो ये स्पेशल प्रोविजन इनको मिलता था 336 में। ठीक है, तो ये 336, 37, 38, 38। तो अगर हम बात करें ये वेरी इंपॉर्टेंट 338, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी के लिए अगर हम बात करें 338 में है। 337 में क्या है कि अगर स्पेशल प्रोविज़न दिया जाए एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये 337 में है। 338 में क्या है, स्टेट करता है अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अगर हम बात करें तो 338 में ही है, ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रख लेनी है। Which two articles of the Constitution of India most clearly expressed the power of judicial review?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। ये सभी जब आते हैं ना तो 226 में हाई कोर्ट रिट को इशू करता है एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 32 में ये इशू करता है। ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंसिंग वायलेंस स्टेटेड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर पार्ट नंबर 4A। तो 4A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 51 में आता है 51A, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया गया है तो रशिया से लिया गया है, USSR। जापान इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री अदर दैन इंडिया टू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 371A, ठीक है। तो अभी हमने इसको देखा था नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं नागालैंड को, ओके। तो नागालैंड क्या है 371A के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है स्पेशल प्रोविज़न, जो भी नागा कम्युनिटी वगैरह है उनको। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल इज़ नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम फॉलोइंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 ये DPSP का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी, ये ऑप्शन नंबर ये दिया गया था, तो 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम किसमें 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है 32 में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। ये सभी क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 में है और ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हाउस ऑफ द पीपल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 330। तो जो 330 नंबर का आर्टिकल है ये बात करता है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में। तो ये 330 में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ओके। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम और इन सभी से रिलेटेड इसमें बात की गई है 330 आर्टिकल में। 35A को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1954 में। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, हालांकि 2019 में इसको डिमोलिश कर दिया गया। Which article of our constitution says that the speaker will have the final casting vote in the event of equality of votes in the house? तो हमारे संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर हैव टू वोट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 100, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो 100 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द वोटिंग इन हाउस पावर ऑफ द हाउस। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि इसमें क्या होगा ना कि जो स्पीकर है इन केस अगर इक्वल हो गया है तो वो अपना फाइनल कास्ट कर सकता है वोट, यानी कि उसके फिर ऊपर डिसीजन आ जाता है, ठीक है। द राइट टू प्राइवेसी विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाई द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 emerges primarily from dash of the Constitution of India। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 21। तो राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है और ये केस अगर हम बात करें तो जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी को कंसिडर किया गया एज आवर आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। तो मौलिक अधिकार एज आवर फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल नंबर 1 में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि आर्टिकल 1 में ये कॉन्स्टिट्यूशन है डील करता है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। The territory of India shall consist of the territory of states, the union territory, any territory that may be acquired in future also. तो India that is Bharat shall be a union of states, ये आर्टिकल नंबर 1 में mentioned है। As per the article number 7 of the Constitution of India, any person who has after the dash migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 7 के बारे में बात करें तो एनी पर्सन जो कि हु हैज़ आफ्टर द डैश, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1947, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से पाकिस्तान में चला गया है,
तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें कि 1 मार्च 1947 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो कि माइग्रेट कर गया है पाकिस्तान को, तो उसको हम इंडिया का सिटीजन नहीं कंसिडर करेंगे, ओके। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो डेट आपको ध्यान में रख लेनी है 1 मार्च 1947। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि ये पार्ट नंबर 2 में आता है सिटीजनशिप, 5 to 11 नंबर के आर्टिकल में आता है। तो उस तरीके से यहाँ पे 5 में बात कर लेते हैं, जो कि माइग्रेटेड हो गए टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और ये आर्टिकल नंबर 5 में है। 6 में क्या है, ये हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ सर्टेन ऐसे केसेस हैं, और ये 19 जुलाई 1948 का है, ओके। और ये आर्टिकल नंबर 7 में हमने देखा 1 मार्च 1947 के बाद का है। और आर्टिकल नंबर 8 में क्या है, तो ये डील करता है सिटीजनशिप फ्रॉम 5 to 11 अंडर पार्ट नंबर 2। ए पर्सन हु रिसाइडेड आउटसाइड इंडिया बट हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड ही विशेज टू बी एन इंडियन सिटीजन इज कवर्ड बाय आर्टिकल नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आर्टिकल 21A हैज़ बीन इंक्लूडेड थ्रू द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोविजन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002। जो 86th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू 21A आर्टिकल को ऐड ऑन किया गया था 2002 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ओके। ये क्लॉज नंबर के है 51K, उसमें भी मेंशन किया गया है। 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें क्लॉज नंबर के है, उसमें भी मेंशन किया गया है। स्पेसिफाई करता है द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ओके। Which of the following fundamental duty provisions had laid down that all Indians need to show respect to the Indian national flag and the Indian national anthem? तो ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, 51A में है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42nd नंबर का 1976 में, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी पे 10 आर्टिकल्स थे। फिर 11th नंबर का जो 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, 11th नंबर का जो आया हमारा 86th नंबर का आया था, जिसमें कि 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। 2002 में इसको एड ऑन किया गया, ओके। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 51A में टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? तो आर्टिकल नंबर 23, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स्ड लेबर, ये सभी किस्म प्रोहिबिट है आर्टिकल नंबर 23 में। Which article of the Indian Constitution provides for the process of impeachment of the president? तो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। हालांकि however no president of India has ever been impeached, but ये आर्टिकल नंबर 61 में ये चीज़ mentioned है, ओके। तो 14 डे पहले नोटिस वगैरह दे दी जाती है प्रेसिडेंट को, और 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस एंड इसको साइन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनकी दे दी गई है डिटेल्स, अदरवाइज हमने इनको डिस्कस भी किया हुआ है, ओके। एज पर आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन नीड्स टू कंप्लीट द एज ऑफ डैश ईयर्स टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो गवर्नर बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157? तो 35, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 35। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड एन एज ऑफ 35 ईयर्स। आर्टिकल नंबर 157 में ये चीज़ मैंशनड है, ठीक है। द गवर्नर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ये आर्टिकल नंबर 158 में मैंशन है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। 1 to लेके 35A, 40 to 155, 161 to 324, 338 to 393। तो इस तरीके से हमने ये सभी आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एट अ ग्लांस देख सकते हैं, ओके। हालांकि हमने इन सभी को डिस्कस कर लिया है, जैसे 17 में है अनटचेबिलिटी को बैन करना, एंड ऑफ टाइटल्स ऑफ ऑनर। और अगर हम बात करें यहाँ पे 169 में डील्स विथ मेकिंग और एंडिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यहाँ पे है। इस तरीके से 280 में सेटअप ऑफ फाइनेंस कमीशन है,
और इस तरीके से आप देख सकते हैं। 315 में है यूपीएससी का इस्टेब्लिशमेंट। 338A में बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट है 338A में। 340 में है सेटअप ऑफ अ कमीशन टू लुक इनटू बैकवर्ड क्लास कंडीशंस। 343 में चूजेस द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है 352 में। और अगर हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की बात करें 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं और ये पार्ट नंबर 18 में आते हैं। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें 368 में है पार्ट नंबर 20 में। सेटअप स्पेशल रूल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये किस में आता है, तो आर्टिकल नंबर 370 में, हालांकि ये खत्म हो गया है। 371A में नागालैंड के लिए है। 371J में कर्नाटका हैदराबाद रीजन के लिए है। 393 में नेम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स शॉर्ट टाइटल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।